Good morning. Welcome you all in top 1000 most important question सीरीज ऑफ ज्योग्राफी। इस सीरीज में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज का पांचवा पार्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि जेट स्ट्रीम कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, क्षोभ मंडल व समताप मंडल की सीमा पर, समताप मंडल में या आयन मंडल में। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका, क्षोभ मंडल व समताप मंडल की सीमा पर पाई जाती है क्या जेट स्ट्रीम। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानसून पर सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। ऑप्शन है ध्रुवीय जेट स्ट्रीम का, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम का, समुद्री धाराएं या फिर संवहन वर्षा का। तो ऑप्शन नंबर बी उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम का प्रभाव जो है वो भारतीय मानसून पर सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में किस जेट स्ट्रीम से जुड़े हैं। ऑप्शन है ध्रुवीय फ्रंट जेट से, उपोष्ण जेट से, पूर्वी जेट से या भूमध्य जेट से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ध्रुवीय फ्रंट जेट से जुड़े हैं। कौन जुड़ा है? पश्चिमी विक्षोभ भारत में ध्रुवीय फ्रंट जेट से जुड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जेट स्ट्रीम की गति बताना है कि जेट स्ट्रीम की गति सामान्यतः कितनी होती है। ऑप्शन है 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 250 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा या 500 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। तो इसका सही उत्तर है कि 250 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये जेट स्ट्रीम की गति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कौन सी जेट स्ट्रीम कमजोर पड़ती है। ऑप्शन है उपोष्ण जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय जेट स्ट्रीम या पूर्वी जेट या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी इसमें बताना है, कौन सी जेट स्ट्रीम इसमें कमजोर पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि उपोष्ण जेट स्ट्रीम इसमें कमजोर पड़ती है। कब? दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूर्वी जेट स्ट्रीम बताना है कि पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत में किस मौसम में सक्रिय रहती है। ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में, मानसून ऋतु में या उत्तर पूर्व मानसून के समय। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है इसका। पूर्वी जेट स्ट्रीम भारत में उत्तर पूर्व मानसून के मौसम में सक्रिय रहती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जेट स्ट्रीम का निर्माण किस कारण से होता है ये बताना है। ऑप्शन है वायुदाब में अंतर से, तापमान ढलान से, घर्षण से या बादल निर्माण से। तो ऑप्शन नंबर बी तापमान ढाल से जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक प्रवाह गति किस जेट स्ट्रीम की होती है। ऑप्शन है ध्रुवीय जेट की, उपोष्ण जेट की, भूमध्य जेट की या सभी समान। तो ऑप्शन नंबर ए ध्रुवीय जेट की प्रवाह गति सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेट स्ट्रीम किस दिशा में बहती है। अभी ये बताना है कि जेट स्ट्रीम किस दिशा में बहती है। ऑप्शन है पश्चिम से पूरब की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि जेट स्ट्रीम जो है वो पश्चिम से, यानी कि ये अगर भारत है, जैसे मान लीजिए ये भारत है, तो पश्चिम से पूरब की तरफ जेट स्ट्रीम जो है वो बहती है। ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वायुयान किस क्षेत्र में सबसे तेज गति से उड़ते हैं ये बताना है। ऑप्शन है जेट स्ट्रीम के विपरीत, जेट स्ट्रीम के साथ, जेट स्ट्रीम के ऊपर, जेट स्ट्रीम के नीचे। तो ऑप्शन नंबर बी जेट स्ट्रीम के साथ वायुयान सबसे तेज गति से उड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है जो कि साइक्लोन से हैं कुछ प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न।
पहला प्रश्न है उसमें कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का ऊर्जा स्रोत क्या है, अब ये बताना है। ऑप्शन है स्थल का तापमान, समुद्र की ऊष्मा, पर्वतों का प्रभाव या जेट स्ट्रीम। तो ऑप्शन नंबर 20 समुद्र की ऊष्मा जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात की ऊर्जा का स्रोत है। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात घूमते हैं, अब बताना है किस दिशा में घूमते हैं। ऑप्शन है घड़ी की दिशा में घूमते हैं, या घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं, या सीधी रेखा में घूमते हैं, या कोई दिशा निश्चित नहीं होती है। तो इसमें आपको कौन सा उत्तर सही लग रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि टेम्परेट साइक्लोन कहाँ बनते हैं, ये बताना है कि टेम्परेट साइक्लोन कहाँ बनते हैं। ऑप्शन है 5 से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य, या 20 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य, या 35 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य, या 65 से 90 डिग्री अक्षांश के मध्य। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी टेम्परेट साइक्लोन कहाँ बनते हैं? 35 से 65 डिग्री साइक्लोन अक्षांश के मध्य में टेम्परेट साइक्लोन बनता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस समुद्र में अधिक बनते हैं, ये बताना है कि किस समुद्र में अधिक बनते हैं। ऑप्शन है लाल सागर में, या फिर अरब सागर में, या फिर बंगाल की खाड़ी में, या फिर भूमध्य सागर में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है, बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिक बनते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समशीतोष्ण चक्रवात में बताना है कि समशीतोष्ण चक्रवात में अग्रभाग की लंबाई अधिक होती है, क्यों, इसका कारण क्या है। ऑप्शन है गर्म वायु तेजी से बढ़ती है इसलिए, या फिर ठंडी वायु तेजी से बढ़ती है इसलिए, या फिर दाब बहुत कम होता है इसलिए, या फिर महासागर का प्रभाव होता है इसलिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? ऑप्शन नंबर बी ठंडी वायु तेजी से बढ़ती है इसलिए समशीतोष्ण चक्रवात में अग्रभाग की लंबाई जो है अधिक होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का केंद्र क्या कहलाता है, अब ये बताना है। ऑप्शन है वॉल क्लाउड कहलाता है, या फिर आई कहलाता है, या फिर फनेल कहलाता है, या फिर नन ऑफ द एबव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का केंद्र जो है वो आई कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि टॉर्नेडो किसका उदाहरण है। ऑप्शन है ट्रॉपिकल साइक्लोन का है, या फिर टेम्परेट साइक्लोन का है, या फिर लोकल स्टॉर्म का है, या फिर मानसून डिप्रेशन का है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी लोकल स्टॉर्म, टॉर्नेडो किसका उदाहरण है? लोकल स्टॉर्म का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस क्षेत्र में नहीं बनते हैं, बताना है। ऑप्शन है 5 डिग्री के आसपास, या 10 से 20 डिग्री के आसपास, या फिर 20 से 30 डिग्री के आसपास, या फिर 30 से 40 डिग्री के आसपास। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में नहीं बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तूफान की तीव्रता मापने हेतु कौन सी स्केल प्रयोग में ली जाती है। ऑप्शन है रिक्टर स्केल, या फुजिता स्केल, या सफिर सिम्पसन स्केल, या फिर बोफोर्ट स्केल। तो इसका सही उत्तर है कि तूफान की तीव्रता मापने हेतु सफिर सिम्पसन स्केल जो है उपयोग में ली जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि समशीतोष्ण चक्रवात का निर्माण किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन है कोरियोलिस सिद्धांत पर आधारित है, या फिर ध्रुवीय फ्रंट सिद्धांत पर आधारित है, या फिर ऊर्जा चक्र पर आधारित है, या फिर मानसून सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर बताइए जल्दी से। तो इसका सही उत्तर है कि ऑप्शन नंबर बी समशीतोष्ण चक्रवात का निर्माण ध्रुवीय फ्रंट सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है जो कि ह्यूमिडिटी, इवापोरेशन, कंडेंसेशन से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो है पहला है कि सापेक्षिक आर्द्रता मापी जाती है, किससे मापी जाती है ये बताना है। ऑप्शन है थर्मामीटर से मापी जाती है, या हाइग्रोमीटर से मापी जाती है, या बैरोमीटर से मापी जाती है, या फिर पायरोमीटर से मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि सापेक्षिक आर्द्रता जो है ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन किससे बढ़ता है। ऊर्ध्वपातन यानी इवापोरेशन किससे बढ़ता है। ऑप्शन है कम तापमान से, या अधिक आर्द्रता से, या तेज हवा से, या फिर बादल से। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है कि ऊर्ध्वपातन तेज हवा से बढ़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया कौन सी है, अब इसमें ये बताना है। ऑप्शन है वाष्पीकरण, संघनन, सब्लिमेशन, या मेल्टिंग। तो ऑप्शन नंबर बी संघनन जो है इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस कब बनती है। ओस, ओस यानी ड्यू कब बनती है। ऑप्शन है भूमि ताप के बढ़ने पर, या भूमि ताप ओसांग के नीचे जाने पर, या बादल छाने पर, या हवा तेज होने पर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, भूमि ताप ओसांग के नीचे जाने पर ओस का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाष्प दाब किससे प्रभावित होता है, ये बताना है। ऑप्शन है तापमान से प्रभावित होता है, या फिर दाब से, या हवा से, या बादल से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाष्प दाब तापमान से अधिक प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोहरा मुख्यतः कहाँ बनता है। अभी ये बताना है जो कोहरा होता है जो ठंडियों के मौसम में, ये मुख्यतः कहाँ बनता है। ऑप्शन है उच्च पर्वतों पर, समुद्र पर, धरातल के समीप, या समताप मंडल में। तो ऑप्शन नंबर सी, आप देखते होंगे अपने आसपास इस समय ठंडियों के मौसम में कोहरा छाया रहता है, तो धरातल के समीप मुख्यतः जो है कोहरा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्षिक आर्द्रता 100% होने का अर्थ क्या है, अब ये बताना है। ऑप्शन है हवा पूरी तरह शुष्क है, हवा संतृप्त है, या हवा गर्म है, या फिर बादल साफ है। क्या अर्थ है सापेक्षिक आर्द्रता अगर 100% है, तो इसका अर्थ है कि हवा संतृप्त है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघनन के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है। ऑप्शन है उच्च ताप आवश्यक है, नाभिक या कंडेंसेशन न्यूक्लियाई आवश्यक है, या हाइड्रोजन आवश्यक है, या तीव्र वायु आवश्यक है। तो संघनन के लिए क्या आवश्यक है, नाभिक या कंडेंसेशन न्यूक्लियाई आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा कोहरा ठंडी हवा के गर्म सतह पर आने से बनता है। ऑप्शन है रेडिएशन फॉग, या एडवेक्शन फॉग, या अपस्लोप फॉग, या स्टीम फॉग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है कि स्टीम फॉग जो है ये ठंडी हवा के गर्म सतह पर आने से बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने पर इवापोरेशन क्या क्या होता है। ऑप्शन है बढ़ता है, या घटता है, या समान रहता है, या समाप्त हो जाता है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि घटता है, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने पर इवापोरेशन क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा कराने वाले बादल कौन से हैं, अब ये बताना है। ऑप्शन है सीरस, क्यूम्यूलस, निम्बो स्ट्रेटस, या स्ट्रेटस। तो जो वर्षा कराने वाले बादल हैं वो कौन से हैं। ऑप्शन नंबर सी निम्बो स्ट्रेटस बादल जो हैं ये वर्षा कराने वाले बादल हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्जना वाले बादल कहलाते हैं। अब बताना है कि गर्जना वाले बादल कौन है। ऑप्शन है सिरस है, या क्यूम्यूलो निम्बस है, या स्ट्रेटस है, या अल्ट्रो स्ट्रेटस है। तो ऑप्शन है नंबर बी यानी क्यूम्यूलोनिम्बस। ये बादल जो हैं ये गर्जना कराने वाले बादल हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा
क्यूमुलो निम्बस बादल जो है ये गर्जना कराने वाले बादल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीरस बादल किससे बनते हैं, ये बताना है कि सीरस बादल किससे बनते हैं। ऑप्शन है जलकण से, या जल वाष्प से, या बर्फ के क्रिस्टल से, या फिर धूलकण से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि बर्फ के क्रिस्टल से सीरस बादल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बादल को घोड़ों की पूंछ कहा जाता है, अब ये बताना है। ऑप्शन है सीरस को, निम्बो स्ट्रेटस को, या क्यूमुलस को, या स्ट्रेटो क्यूमुलस को। तो ऑप्शन नंबर ए सीरस को, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सीरस को घोड़ों की पूंछ कहा जाता है। किसको? सीरस बादल को घोड़ों की पूंछ कहा जाता है। ठीक है, ये 4 स्टार का प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किस बादल से हल्की बूंदाबांदी होती है, अब ये बताना है कि किस बादल से हल्की बूंदाबांदी होती है। ऑप्शन है स्ट्रेटस से, या क्यूमुलस से, या सीरस से, या अल्टो क्यूमुलस से। तो जो स्ट्रेटस बादल होता है इससे हल्की बूंदाबांदी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंचाई वाले बादलों में कौन सम्मिलित है। ऑप्शन है सीरस, स्ट्रेटस, क्यूमुलस, या स्ट्रेटो क्यूमुलस। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है कि ऊंचाई वाले बादलों में सम्मिलित है सीरस बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगला प्रश्न कौन सा है। अगला प्रश्न है कि कर्णधार किस बादल में दिखता है। ये प्रश्न है कि कर्णधार किस बादल में दिखता है। ऑप्शन है सीरस में, या क्यूमुलोनिम्बस में, या अल्टो स्ट्रेटस में, या फिर स्ट्रेटस में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि कर्णधार क्यूमुलोनिम्बस में दिखता है। जो क्यूमुलोनिम्बस बादल होता है उसमें कर्णधार यानी कि उसको एनविल शेप्ड टॉप कहते हैं, वो क्यूमुलोनिम्बस बादल में दिखता है। अगला प्रश्न है कि मध्यम ऊंचाई वाले बादल, अब इसमें बताना है कि मध्यम ऊंचाई वाले बादल कौन से हैं। ऑप्शन है सीरस, अल्ट्रोस्टेटस, या स्ट्रेटस, या क्यूमुलस। तो ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रोस्टेटस बादल जो है ये मध्यम ऊंचाई वाला बादल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूम्रपुंज, धूम्रपुंज यानी कि फॉग किस प्रकार का बादल है। ऑप्शन है उच्च प्रकार का, या निम्न प्रकार का, या मध्यम प्रकार का, या क्यूमुलोनिम्बस प्रकार का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो धूम्रपुंज होता है वो निम्न प्रकार का बादल है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बादलों का वर्गीकरण किसने किया था। अब उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कॉल्टनर, अगला है ल्यूक हावर्ड, अगला है कोपेन, अगला है हैडली। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है कि हावर्ड, ल्यूक हावर्ड ने बादलों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कोपेन वर्गीकरण किस पर आधारित है। कोपेन वर्गीकरण ऑप्शन है दाब पर, तापमान व वर्षा पर, पवन पर, महासागरीय धाराओं पर। तो ऑप्शन नंबर बी तापमान व वर्षा पर आधारित है कोपेन वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AW जलवायु किसकी पहचान है। AW ऑप्शन है मरुस्थल की, टुंड्रा की, सवाना की, या फिर भूमध्य सागरीय की। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका AW जो जलवायु है ये पहचान है सवाना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहचान है सवाना की। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी समूह किसे दर्शाता है, ये बताना है। ऑप्शन है शुष्क प्रदेश को, ठंडे प्रदेश को, ध्रुवीय प्रदेश को, या उष्णकटिबंधीय प्रदेश को। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कि बी समूह दर्शाता है शुष्क प्रदेश को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि CSA जलवायु किस क्षेत्र में मिलती है। ऑप्शन है भूमध्य सागरीय, टुंड्रा, स्टेपी, वर्षावन। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है भूमध्य सागरीय जलवायु में CSA जलवायु किस क्षेत्र में मिलती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि AF जलवायु को क्या कहते हैं, अब ये बताना है। AF जलवायु ऑप्शन है टुंड्रा को, उष्णकटिबंधीय वर्षावन को, या मरुस्थल को, या फिर स्टेपी को। तो ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन को
AF जलवायु कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ET किस प्रकार की जलवायु है, अब ये बताना है। ET ऑप्शन है गर्म मरुस्थल है, या टुंड्रा जलवायु है, या स्टेपी जलवायु है, या पर्वतीय जलवायु है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ET जो है टुंड्रा प्रकार की जलवायु है। अगला प्रश्न है कि कोपेन ने जलवायु को कितने मुख्य समूहों में बांटा। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है कि 5 समूहों में बांटा। अगला प्रश्न है BW बताना है कि BW क्या दर्शाता है। ऑप्शन है ठंडा मरुस्थल, या गर्म मरुस्थल, या वर्षावन, या टुंड्रा। तो इसमें जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है गर्म मरुस्थल। BW का मतलब होता है गर्म मरुस्थल, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFB जलवायु किस महाद्वीप में अधिक पाई जाती है। ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, या अफ्रीका में, या यूरोप में, या एशिया में। तो जो CFB जलवायु होती है वो यूरोप महाद्वीप में अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कोपेन वर्गीकरण में डी किसे दर्शाता है, ये बताना है। डी जो कोपेन ने वर्गीकरण किया था उस वर्गीकरण में डी किसे दर्शाता है। ऑप्शन है सूखा जलवायु, ठंडा समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय, या मेघाच्छादित। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि समशीतोष्ण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है, डी जो है वो समशीतोष्ण को दर्शाता है। तो ये रहे आज के टॉप 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मिलते हैं इस सीरीज के अगले पार्ट में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।